हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, साइंस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम अगेन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतुओं के प्रमुख अवशेषी अंग है, यानी कि जंतुओं में क्या क्या अवशेषी अंग होते हैं वो यहाँ पर फॉलोइंग ऑप्शंस में दिए गए हैं। जैसा कि पहले में दिया गया है कि व्हेल एवं अजगर में पक्षपाद। वहीं दूसरे ऑप्शन में दिया गया है घोड़े के पादों की स्प्लिंट अस्थियां, और थर्ड में दिया गया है व्हेल के कर्ण पल्लव। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंतुओं में जो प्रमुख अवशेषी अंग होते हैं उसमें जैसा कि आपका व्हेल एवं अजगर में पक्षपाद होते हैं, वहीं व्हेल के कर्ण पल्लव और घोड़े के पादों की स्प्लिंट अस्थियां, ये सभी क्या है अवशेषी अंग के रूप में होती हैं। किसके अंदर? जंतुओं में होती हैं। जबकि फ्रेंड्स इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने मनुष्य में पाए जाने वाले प्रमुख अवशेषी अंगों के विषय में भी आपको डिस्कस किया था, जैसा कि अपेंडिक्स, साइनस, अकलदाड़, कान, कर्ण पल्लव की पेशियां, ये सभी मैंने बताया था। ये मनुष्यों में पाए जाने वाले क्या थे? अवशेषी अंग। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है जंतुओं में पाए जाने वाले अवशेषी अंग। तो जैसा कि पहला ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त तीनों के तीनों कथन हमारे सही हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। और इनके अनुसार क्या बोला गया था कि प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व उसके जातिव्रत की पुनरावृत्ति करता है। जातिव्रत मतलब क्या होता है? यानी कि साइलोजेनी। साइलोजेनी क्या होता है कि प्रत्येक जीव का जो व्यक्तित्व होता है वो जाति व्रत की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि अपनी जाति की पूरी रिपीटेशन करता है। यानी कि जंतु जाति के विकास का जो इतिहास है उसको पूरा क्या कर देता है? रिपीट करता है। तो इसी को बोलते हैं जाति व्रत, यानी कि साइलोजेनी। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका अर्नेस्ट हैकल, यानी कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। वहीं लेमार्क और डार्विन के विषय में भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जबकि डार्विन ने प्राकृतिक कर्मिक परिवर्तन द्वारा विकास, प्रकृति कर्मिक परिवर्तन द्वारा विकास करती है, इसके ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था, यानी कि एक सिद्धांत स्थापित किया था। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस, सभी ऑप्शंस हमारे यानी कि डिस्कस हो चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अर्नेस्ट हैकल। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देख लिए हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट है, जिसमें पहला है युग्मनज से वयस्क जंतु बनने तक परिवर्धन को व्यक्ति व्रत कहते हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन में दिया गया है किसी जंतु के जातीय विकास के इतिहास को जाति व्रत कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो है व्यक्ति व्रत और दूसरा दिया गया है जाति व्रत। तो जो व्यक्ति व्रत होता है उसको बोलते हैं ओंटोजेनी, और जो जाति व्रत होता है उसको बोलते हैं साइलोजेनी। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि युग्मनज से वयस्क जंतु बनने तक का जो परिवर्धन होता है उसको बोला जाता है ओंटोजेनी, यानी कि व्यक्ति व्रत, जो कि बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है किसी जंतु के जातीय विकास के इतिहास को जाति व्रत, ये मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है, जिसको साइलोजेनी कहते हैं, ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन यानी कि पूछा गया था पहले वीडियो में भी, अगेन इसमें भी रिपीट हुआ है। तो लेकिन इसमें थोड़े से ऑप्शंस अलग दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या दिए हैं? कपियों के समान घने बाल, अतिरिक्त चूचक, और ये जो क्या बोला गया है नेक्स्ट में कर्ण पल्लव की पेशियां और मानव शिशु की पूंछ। तो ये सभी जो ऑप्शंस है ये भी अवशेषी अंग है मानव के। तो इसमें ये जो हमारे चारों के चारों ऑप्शंस हैं, चारों के चारों ऑप्शंस हमारे क्या हो जाते हैं? करेक्ट हो जाते हैं। तो ये सभी अवशेषी अंग के रूप में भी होते हैं।
तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर बन जाता है वो बन जाता है आपका उपरोक्त सभी। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में गुणसूत्र होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी एकदम सिंपलेस्ट से मॉडरेट लेवल तक जाते हैं, फिर एक डिफ़िकल्ट लेवल तक हम पहुँचते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव जाति में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? तो आप सभी को मालूम है कि मानव जाति में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46, या यदि इनको पेयर के रूप में लिखें तो 23 पेयर, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी 23 पेयर्स के रूप में दे दिया जाएगा, या फिर आपको 46 यानी कि डायरेक्टली लिख दिया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जो ब्लड होता है उसकी मात्रा यानी कि कितनी क्वांटिटी होती है मानव शरीर के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो मनुष्य का जो वेट होता है, जो उसका भार होता है, उसके लगभग 7 से 8% तक होती है। कितनी परसेंट तक होती है? 7 to 8%। यानी कि यदि किसी का भार मान लिया 80 kg है, तो 80 का 7 to 8% हम निकाल लेंगे, वही जो क्वांटिटी निकल के आएगी वही उसके शरीर में कितना होगा? लगभग उतना क्या होगा? ब्लड होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य के भार का 7 से 8% हमारा क्या होता है? खून होता है, ब्लड होता है शरीर के अंदर। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। ये प्लाज्मा में पूछी गई है। तो रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जो कि प्लाज्मा के अंदर होती है। और उसमें क्या क्या होती है? एक में होती है हमारी आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है हमारी प्लेटलेट्स। क्या होती है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो इस तरह से हमारी 3 प्रकार की होती हैं। तो एक में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आगे आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे उनमें हम इनके विषय में डिटेल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो होगा इसका 3 प्रकार की, जिसमें आपकी होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रुधिर कणिकाओं के प्रमुख कार्य। यहाँ पर पूरा आरबीसी के विषय में बताया गया कि आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो आरबीसी हैं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो हैं उनका क्या क्या कार्य होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं में जैसा कि पहले ऑप्शन में दिया गया है कि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। दूसरा दिया गया है लाल रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों के दोनों कार्य इसके बिल्कुल सही हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी ही ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड से बंद बनाकर उनका क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है। कहाँ पर? शरीर में। हीमोग्लोबिन रक्त को क्या करता है? लाल रंग प्रदान करता है, तथा यह लाल रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव में पाई जाती है। तो ये सभी अपने आप में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें याद रखना है ये दोनों की दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य करती है। यानी कि हमारे शरीर में यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाती है, यानी कि रोग से लड़ने की जो शक्ति प्रदान करती है या रोग से लड़ने के लिए जो कार्य करती है, वो कौन सी कणिका होती है? तो यहाँ पर दिया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शरीर को जब भी कोई रोगाणु या कोई दूसरा परजीवी यानी कि पैराजाइट प्रभावित करता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी, वो शरीर में उस रोग से लड़ने की यानी कि क्षमता पैदा करती है, और ये उससे लड़ती है यानी कि उस रोग से लड़ती है। तो यह हम ऐसे बोल सकते हैं कि रोगों से प्रतिरक्षा करती है। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में अशक्त या टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई भी करती है। तो इस तरह से इसके ये कार्य हैं, किसके? डब्ल्यूबीसी के। तो इसका राइट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हीमोस्टेटिस
कहलाता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो में लिए गए हैं इस क्लास में, इस सेशन में, क्योंकि हमने एकदम सिंपल लेवल से भी उठाया क्वेश्चन, हमने मॉडरेट लेवल से भी उठाया है और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल से भी हमने क्वेश्चंस को उठाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हीमोस्टेटिस कहलाता है। हीमोस्टेटिस क्या होता है? तो यहाँ पर कभी कभी एकदम इसका नाम हीमोस्टेटिस के नाम से हमें क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है हीमोस्टेटिस? तो रुधिर का थक्का जमना, डब्ल्यूबीसी द्वारा प्रतिरक्षा, आरबीसी द्वारा O2 का परिवहन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुधिर स्कंदन या थ्रम्बस, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बस, द्वारा रुधिर स्राव को रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टेटिस बोलते हैं। हीमोस्टेटिस या फिर ब्लड क्लोटिंग जो होता है उसको बोला जाता है। तो इसे रुधिर का थक्का जमना भी कहते हैं। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, रुधिर का थक्का जमना ही हीमोस्टेटिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाती है। पहला कवर होता है कि आरबीसी का जीवन काल औसतन कितना होता है, 120 दिन। यहाँ पर कितना दिया है, 120 दिन। दूसरा, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन। वहीं पर पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी, 54 लाख पर क्यूबिक एमएम, यानी कि पर क्यूब एमएम। तो यहाँ पर महिलाओं में पूछ ली जाती है तो आरबीसी की संख्या 45, मनुष्यों में 54 और जो महिलाएं होती हैं उसमें 45 लाख पर प्रति घन एमएम, यानी कि प्रति घन एमएम में इसकी संख्या यानी कि निकाली जाती है। कभी भी हम पर घन एमएम में निकालते हैं, पर क्यूबिक एमएम में हम इसकी संख्या निकालते हैं, ये भी याद रखना है। एकदम डायरेक्टली संख्या निकालते हैं लेकिन कितने पर घन एमएम में निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे यानी कि आरबीसी का 120 दिन होता है। दूसरा, जो औसतन जो डब्ल्यूबीसी का होता है वो 3 to 5 होता है। वहीं पर पुरुषों में यदि आरबीसी देखा जाए तो 54 लाख प्रति घन एमएम में होती है और महिलाओं में आरबीसी की 45 लाख प्रति घन एमएम में होती है। तो इस तरह से ये सभी ऑप्शंस हमारे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि सभी ऑप्शंस हमारे क्या हैं, सही हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त में डब्ल्यूबीसी संख्या प्रति घन मिमी का मतलब क्या होता है, एमएम, यानी कि मिलीमीटर होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी होती है डब्ल्यूबीसी संख्या मानव में। तो मानव में जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है वो होती है 4500 से लेकर के 11,000 तक, यानी कि 4,500 से लेकर 11,000 तक होती है, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रुधिर के संदर्भ में सत्य कथन है, यानी कि ब्लड के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि रुधिर तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है हमारा, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा, इसमें दिया गया है यहाँ पर कि रुधिर में प्लाज्मा 60% और जो रक्त का अजीवित भाग है। और फिर दिया है कि रुधिर कोशिकाएं 40% जो रक्त का जीवित भाग है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसके विषय में डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। दूसरा, कि इसमें जो बाह्य कोशिकाएं पदार्थ होती हैं, यानी कि मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ पाया जाता है जो रक्त का अजीवित भाग है। रक्त का कितना है, अजीवित भाग है। लेकिन यहाँ पर यह कुल रुधिर का यानी कि कुल रक्त का 55% होता है, जो कि यहाँ पर आपको दिया है 60%। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। जबकि आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो रुधिर कोशिकाओं की जो मात्रा है वो होती है 45% और यहाँ पर दी गई है 40%। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से केवल और केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सत्य होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि हिमेटोलॉजी किसके लिए जानी जाती है।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रुधिर की अनियमितता का अध्ययन, दूसरा है अस्थि विकारों का अध्ययन, तीसरा है हृदय की विकारों का अध्ययन, और फिर उसके बाद में आपको दिया है डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुधिर तथा इसके उत्पादक ऊतकों और इनकी अनियमितताओं के अध्ययन की जो शाखा होती है वो रुधिर विज्ञान या फिर हिमेटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर सही और राइट आंसर इसका बन जाता है, यानी कि राइट आंसर बनता है वो बनता है रुधिर की अनियमितता का अध्ययन, रुधिर की अनियमितता का अध्ययन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स यदि मैं वही बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि अस्थि विकारों का अध्ययन, ये आपका ऑर्थोपेडिक्स के अंदर आता है। वहीं हृदय रोगों का यदि अध्ययन किया जाए तो कार्डियोलॉजी में आता है। तो इस तरह से इनके सभी ऑप्शंस हमारे यानी कि 1 बाय 1 हमने बताया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रुधिर की अनियमितता का अध्ययन, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा रक्त का अजीवित भाग है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित भाग है, इसमें घुलनशील पदार्थ हैं, यानी कि इसमें क्या क्या घुलनशील पदार्थ होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इसमें दिया है विभिन्न प्रकार की प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन और प्रोथ्राम्बिन इत्यादि, दूसरा सोडियम के लक्षण, तीसरा खाद्य पदार्थ और विभिन्न हार्मोन्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि इसमें दिया है कि प्लाज्मा पदार्थ का, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि प्लाज्मा जो होता है वो पदार्थ का एक जटिल मिश्रण होता है, और इसके अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के लवण प्रमुख तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आदि के फास्फेट, सल्फेट, बायोकार्बोनेट तथा आयोडाइड आदि लवण सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और प्रोथ्राम्बिन तो होते ही हैं, साथ में सोडियम के लवण, खाद्य पदार्थ और ये क्या बोलते हैं विभिन्न हार्मोन्स, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अभी हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए हैं। तो जितने भी अभी तक हमने इस वीडियो सेशन में क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया है, ये सभी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार देखना है, और अपने जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और फ्रेंड्स एक छोटी सी सूचना है, हमारी एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है गोपाल स्टडी पॉइंट, जो कि आपको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी है और अपने मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हैं, और वहीं पर आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी, और बाकी आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो आप वहां पर आप टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।